नमस्कार। आज के इस विचारमाला कार्यक्रम में हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच श्री वीरेंद्रजीत सिंह उपस्थित हैं। आपका परिचय देना तो मुझे लगता है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना होगा, लेकिन और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे विद्यालय का चाहे वो पूर्व छात्र हो चाहे वो वर्तमान छात्र हो, वो आपको अपने अभिभावक के रूप में मानता है। तब भी कुछ लोगों के लिए मैं परिचय आपका बता दूं। वैसे तो आपका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए समर्पित रहा है, लेकिन वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय संघचालक हैं, सनातन धर्म महामंडल के आप अध्यक्ष हैं और साथ ही अपने विद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आप संरक्षक के रूप में हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान चित्रकूट के आप अध्यक्ष हैं। तो बिना विलंब किए चलिए हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो बाबूजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका परिवार विगत 100 वर्षों से, जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर मैं गलत बोलता हूँ मुझे करेक्ट करिएगा, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और जहाँ तक मुझे पता है कि आपने जम्मू में भी कई विद्यालय अपने खोले हैं और चला रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ये शिक्षा के क्षेत्र में आपके परिवार का झुकाव कैसे और कब हुआ? हमारे परिवार में माताजी के पूर्वजों से और पिताजी के पूर्वजों से शिक्षा का महत्व पाया जाता है। 1920 में जब मेरे नाना जी का स्वर्गवास हुआ तो हमारी नानी जी लगभग 25 वर्ष की थी। उस समय का जो काल था उसमें पूर्ण रूप से पर्दा रहता था, महिलाएं पढ़ने भी नहीं जाती थी, परंतु उन्होंने उस समय सीनियर कैम्ब्रिज किया था और वो पढ़ने लिखने का उनको बहुत चाव था, जो कि अल्प आयु में वो अकेली हो गई। इसलिए उस समय से उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ना, कोई संत महात्मा आते थे उनके प्रवचन सुनना, उन्हीं संस्कारों में हमारी माताजी पली। हमारी माताजी 2 बहनें थीं। उस समय हमारे जो नानी जी को सब कारोबार देखते थे वो उनको पढ़ने से निरुत्साहित करते थे। वो कहते थे कि हमने लड़कियों से नौकरी थोड़ी करवानी है, इसलिए इनको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो हमारी माताजी को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, यहाँ तक कि किसी विद्यालय में जाना संभव नहीं था। उस समय की प्रथा और परंपरा के अनुसार महिलाएं घर में ही रहती थीं। तो उन्होंने जिद करके अपने लिए ट्यूटर लगवाए जो घर में आकर उनको पढ़ाते थे, और इस प्रकार से उन्होंने लगातार हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उस समय बीए की परीक्षा भी बड़ी कठिनाई से अपनी जिद के कारण की। इसलिए वो लोग शिक्षा का महत्व समझती थी कि भारतीय नारी के विकास के लिए उसकी शिक्षा होना अति आवश्यक है। इधर हमारे पिताजी के परिवार में हमारे दादाजी विक्रमाजीत सिंह जी बड़े मेधावी छात्र थे। फैजाबाद में आके बलरामपुर के एक यहाँ स्टेट थी, उसमें उनके ताऊजी काम करते थे। उन्होंने उनको पढ़ने के लिए अपने पास बुला लिया और उस समय फैजाबाद से वो यूपी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल में प्रथम आए। उनको भी बड़ा कष्ट सहना पड़ा पढ़ाई के लिए। बिहार विश्वविद्यालय में उन्होंने लॉ का परीक्षा पास की और उसके पश्चात उन्होंने वकालत का कार्य शुरू किया। वो अपने समय के रेवेन्यू, फौजदारी और सिविल तीनों ही में सबसे सर्वोच्च प्रतिष्ठित वकीलों में से थे। और उनकी सबकी रुचि ये थी
कि किस प्रकार से शिक्षा का प्रसार हो। उस समय उनका संपर्क भारत धर्म महामंडल के संस्थापक दयानंद जी महाराज से आया, जो काशी के प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने कानपुर में आकर श्री ब्रह्मा और सनातन धर्म महामंडल की स्थापना की। 2016 में हमारे दादाजी यानी विक्रमाजीत सिंह जी उसके अध्यक्ष हो गए। 3-4 साल के ही प्रयास में उन्होंने बीएनएसटी इंटर कॉलेज और विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म डिग्री कॉलेज, जो उस समय सनातन धर्म कॉलेज ऑफ कॉमर्स कहलाता था, उसकी स्थापना करी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 100 साल पहले जो हमारी पूर्वजों में हमारे नाना जी के पक्ष के और हमारे दादाजी के पक्ष के सब शिक्षा को बहुत महत्व देते थे और उसके लिए कार्यरत रहते थे। बाबूजी, इसी से आपने मुझे शिक्षा के क्षेत्र में बताया कि कैसे आप लोगों का परिवार जुड़ा रहा और इस तरह से शिक्षा के इस शिक्षा को आगे बढ़ाया और इतने लोगों को जोड़ा आप लोगों ने। एक मेरा दूसरा सवाल ये है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव सब लोग जानते ही रहा है और अभी भी है ही, अभी भी है। तो मेरा सवाल ये है कि आप और बैरिस्टर साहब कब आप लोग संघ से जुड़े, और इसका कोई प्रसंग हो तो हमारे सब दर्शकों को और सुनने वालों को आप बताएं। कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को माननीय बाबा साहब आप्टे उसका विस्तार करने के लिए पधारे। उस समय मध्य भारत के बहुत से छात्र एसडी कॉलेज में हॉस्टल में रहते थे। आदरणीय बाबा साहब उनमें से किसी छात्रों के पास आके रहते थे और सुबह से शहर में गणमान्य व्यक्तियों को, हिंदू प्रेमी व्यक्तियों को, जिनका हिंदुत्व में विश्वास हो, धार्मिक प्रवृत्ति के हों, उनका पता लगाने के लिए शहर में भ्रमण करते थे। बाबा साहब आप्टे के पास में उस समय कोई साधन नहीं थे। उनके पास एक छाता होता था और वो पैदल ही कानपुर में सुबह से निकलते थे, शाम तक घूमते थे। और जिन लोगों से संपर्क होता था उसमें विक्रमाजीत सिंह जी हमारे दादाजी भी थे। और इस प्रकार से एक एक व्यक्ति की तलाश करके और वो उनसे संपर्क करते थे। आगे चलकर कानपुर में माननीय अनंतराव जी गोखले प्रचारक बन के आए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे। दयानंद छात्रावास में, डीएवी कॉलेज हॉस्टल के पास में छात्रावास के विद्यार्थियों की एक शाखा लगती थी, दयानंद शाखा उसे कहते थे। उस शाखा में किसी कार्यक्रम में बैरिस्टर साहब को निमंत्रण देने के लिए उन्होंने श्री गुलाब दत्त जी त्रिपाठी को कहा कि आप बैरिस्टर साहब को इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते लाइए। तो हमारे पिताजी उस समय विलायत से लौटे थे, प्रैक्टिस करते थे और आने के बाद में उनको संघ से कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अध्यक्ष के लिए बुला रहे हैं, परंतु मुझे कुछ संघ के बारे में बताइए या कोई साहित्य दीजिए जिससे मैं समझ सकूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है। तो गोखले जी की प्रेरणा से गुलाब दत्त जी त्रिपाठी ने उनको पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी एक प्रति ला के दे दी कि देखिए हमारे संस्थापक ये थे, इनके विषय में आप जानकारी प्राप्त करिए। हमारे पिताजी की आदत थी कि वो कहीं भी जाते थे तो उसका पूरी तैयारी से जाते थे। उन्होंने उसका पूरा अध्ययन किया और उनको आकर्षित किया उस कार्यक्रम की व्यवस्था ने। उस कार्यक्रम में वो बताते थे कि जब मैंने देखा कि जिस कमरे के बाहर कमरे में कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाहर एक लाइन से सारे जूते लगे थे, चप्पलें लगी थी, कोई जूते चप्पल तक भी अस्त व्यस्त नहीं थे। कार्यक्रम बिल्कुल घड़ी देख के शुरू हुआ और 1 घंटे में ठीक समाप्त हो गया। क्योंकि वो विदेश में पढ़े थे तो उनको ये बात लगी कि ये कुछ विशेषता है इनमें, और गोखले जी का हमारे घर में आना जाना आरंभ हो गया। 1945 के आसपास परम पूजनीय श्री गुरु जी ने, उसमें माननीय भावराव देवरस और पंडित दीनदयाल जी
उत्तर प्रदेश में प्रचारक थे, भौरव जी देवरस प्रांत प्रचारक थे और दीनदयाल जी सह प्रांत प्रचारक थे। तो पूजनीय श्री गुरु जी ने कहा कि बैरिस्टर साहब को नागपुर का विजयदशमी कार्यक्रम देखने के लिए निमंत्रण देना है। उस समय संघ की परंपरा थी कि जिस किसी विशिष्ट व्यक्ति को वो नागपुर बुलाते थे, एक ही व्यक्ति को बुलाते थे और उसको अपना वार्षिकोत्सव जो विजयदशमी का कार्यक्रम वहाँ होता था उसको दिखाते थे कि देखिए हम कैसे कार्यक्रम करते हैं। तो हमारे पिताजी को माननीय भौरव जी ने नागपुर चलने के लिए निमंत्रण दिया और अपने साथ नागपुर लेके गए। उस कार्यक्रम में बैरिस्टर साहब सम्मिलित हुए, पूजनीय श्री गुरु जी से मिलना हुआ। उसके पश्चात 1946 आ गया। 1946 आते आते तक बैरिस्टर साहब को, हमारे पिताजी को प्रांत संघचालक घोषित कर दिया गया और उस समय कश्मीर में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापित था। श्रीनगर में उस समय शाखाएं लगती थीं और श्री बलराज मधोक वहाँ के विभाग प्रचारक थे। तो पूजनीय श्री गुरु जी 1946 में जम्मू और कश्मीर का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य देखने के लिए सरसंघचालक देश भर में भ्रमण करते थे, वहाँ आए। जम्मू का कार्यक्रम हुआ, श्रीनगर के कार्यक्रम में 1000 स्वयंसेवक उपस्थित हुआ और पूजनीय गुरु जी उनको संबोधित करके 1946 में लौटे। उस समय देश के अंदर डायरेक्ट एक्शन के कारण, क्योंकि 1946 में जिन्ना साहब ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दे दिया, इसलिए हिंदू बहुत आशंकित रहता था और देश के अंदर अशांति फैल रही थी। उस समय पूजनीय श्री गुरु जी ने पंजाब और कश्मीर के क्षेत्र में आकर एक एक जिले में जाकर प्रवास किया और वहाँ पे स्वयंसेवकों को आने वाली कठिनाई जो आ रही है उसके लिए समाज की रक्षा के लिए तैयार किया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि यदि कोई भी आपत्ति आती है तो आप अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, जब तक वहाँ का प्रत्येक हिंदू सुरक्षित नहीं निकल आता है आपको अपना स्थान नहीं छोड़ना है। इस प्रकार से 1946 के आते आते बैरिस्टर साहब का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केंद्रीय अधिकारियों से मिलना जुलना और संपर्क में आना संभव हो गया। जी, मेरा जो अगला प्रश्न है अबू जी, वो मेरे हिसाब से यहाँ के दीनदयाल उपाध्याय के अपने विद्यालय के प्रत्येक छात्र के मन में, चाहे वो पूर्व छात्र हो चाहे वर्तमान छात्र हो, वह बहुत महत्व रखता है। और वह प्रश्न है कि अपने विद्यालय के प्रारंभ होने से पहले के इतिहास के बारे में जानना, उन परिस्थितियों के बारे में जानना जब हम लोग सब जानते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हो गई थी और उस तरह की परिस्थितियां बन गई थी जब इस विद्यालय की परिकल्पना लोगों के मन मस्तिष्क में आई थी, उन मनीषियों के मन मस्तिष्क में आई थी। उसमें से अपने बैरिस्टर साहब, बूजी, अशोक सिंघल जी, ये सब प्रमुख नाम हैं जो मुझे याद आते हैं। तो उन परिस्थितियों के बारे में हम लोग सब विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि वह परिकल्पना जब आप लोगों के मन मस्तिष्क में आई तो उन समय की परिस्थितियां क्या थी, उसके बारे में हम लोगों को बताइए। 1947 में देश का विभाजन हुआ और उसके 2-3 महीने बाद अक्टूबर के महीने में कश्मीर में पाकिस्तान ने कबायलियों द्वारा हमला करा दिया। देश के विभाजन और कश्मीर में आई विपत्ति के कारण प्रत्येक हिंदू परिवार अपनी सुरक्षा के लिए संघ की ओर आकर्षित होता था। उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही ऐसी एक संगठन था कि जो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए तत्पर था और स्वयंसेवक हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तत्पर थे। इसलिए हमारी माता जी का बहुत अधिक विश्वास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्यप्रणाली पे हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में गाए जाने वाले गीत अपने बच्चों को कंठस्थ कराना शुरू कर दिया कि आप ये देशभक्ति के गीत जो हैं ये आप लोग गाइए। और जब कश्मीर में हमला हुआ
तो रात को 23 अक्टूबर 1947 में हमारे परिवार को कश्मीर घाटी छोड़कर निकलना पड़ा, क्योंकि उस समय कबायली श्रीनगर से 6 किलोमीटर दूर रह गए थे और महाराजा हरि सिंह कश्मीर के विलय का प्रस्ताव करके वो वहाँ से निकल चुके थे। तो कश्मीर में आए संकट से हमारे परिवार में हिंदुत्व की निष्ठा और बढ़ी और लगा कि सचमुच देश के लिए कोई चिंता करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है। 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना 51 में हुई और कानपुर का अधिवेशन हुआ। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी आए थे और उस समय कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के लिए पहली बार उन्होंने और मांग रखी थी, क्योंकि उस समय के जनसंघ में ये मांग प्राथमिक रूप से जनसंघ ने उठाई थी कि एक दिशा, एक देश में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान। किसी एक देश में ये दो संविधान, दो प्रधान और दो झंडे कैसे हो सकते हैं। इस आंदोलन के चलने के कारण हमारी माता जी का स्वाभाविक झुकाव कि कश्मीर के रक्षक हैं ये, इसलिए श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय श्री गुरु जी, इन सबको अपने रक्षक के रूप में समाज देखता था और इसलिए उस संघ के प्रति आकर्षित होती चली गई। दीनदयाल जी उस समय हमारे कानपुर प्रांत के, उसमें कानपुर प्रांत आज जो राजनीतिक प्रांत है इतना पूरा था, पॉलिटिकल उत्तर प्रदेश, उसके सह प्रांत प्रचारक थे और भावराव जी का उनका घर में अक्सर आना जाना होता था और उस समय कार्यालय नहीं होते थे, तो जो भी संघ के प्रचारक आते थे उनका खाना पीना रहना किसी न किसी के कार्यकर्ता के घर पे होता था। और हमारे घर में हमारी माता जी और हमारे पिताजी इन सबको बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर में रखना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनको उत्तरवत व्यवहार करना, इसके कारण बड़ी आत्मीय संबंध थे। वो पंडित दीनदयाल जी कालीकट अधिवेशन में जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। जब वो अध्यक्ष चुने गए, संभवतः 68 की शुरू की बात है, और उसके पश्चात पहली बार वो जब अध्यक्ष बने, एक ही बार बने, उन्होंने देशव्यापी भ्रमण किया और दीनदयाल जी को कालीकट से ही, यानी केरल में उस समय मुस्लिम लीग का बहुत जोर था, तो वो सबकी आंख में खटकने लगे। लोगों को लगा जो देश के टुकड़े करना चाहते थे, देश का उत्थान नहीं चाहते थे, कि हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा विचार चिंतन के आधार पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही होंगे, क्योंकि उनके जैसा पूर्व का चिंतन करने वाला और हर विषय में मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति जनसंघ के पास एक ही था और इसलिए उनके पीछे लोग लगे थे। और दुर्भाग्यवश 1968 आते आते 11 फरवरी को हम सभी जानते हैं कि मुगल सराय के पास में उनका पार्थिव शरीर प्लेटफॉर्म पे पड़ा पाया गया था और किसी को पता ही नहीं था कि ये दीनदयाल जी का ही पार्थिव शरीर है। वहाँ पे पंचनामा करके और उसको सील करने की तैयारी हो रही थी, तो अचानक एक स्वयंसेवक वहाँ मुगल सराय के पास से कहीं से वहाँ से प्लेटफॉर्म पे जा रहा था, उसने जाना कि ये तो पंडित दीनदयाल जी हैं और तब उन्होंने उस सील करने से रोका कि नहीं, इसका पंचनामा करके इनका अंतिम संस्कार मत कीजिए, हम अभी अपने लोगों को लेके आते हैं। इस प्रकार की हृदय विदारक घटना होने के कारण पंडित दीनदयाल जी ही नहीं, संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक का हृदय और 8-8 आंसू रोने लगा। जो भी उनके निकट के लोग थे वो तो थे ही, परंतु जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई थी उसके कारण सारे देश में सब लोग बहुत व्यथित थे। माननीय भावराव जी देवरस दीनदयाल जी के निर्माता थे, उनके साथ रह के ही दीनदयाल जी आगे बढ़े थे। उनका हमारे घर में भी आना जाना था। उन्होंने बूजी से कहा, हमारी माता जी दीनदयाल जी से इतना लगाव रखती थी कि दिल्ली से उनकी अस्थियां प्रयाग जा रही थी, तो वो केवल स्टेशन गई थी, कोई जाने की तैयारी नहीं थी, परंतु उनसे रहा नहीं गया, उसी गाड़ी में बैठ के वो प्रयाग चली गई और वहाँ पे दीनदयाल जी के अस्थि विसर्जन के बाद लौटी। तब से उनका मन बड़ा व्यथित था कि हमें कुछ करना चाहिए।
भावराव जी ने कहा कि बूजी, दीनदयाल जी एक आदर्श विद्यार्थी थे, उनका पढ़ने पढ़ाने का बहुत रुचि थी, और यदि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक न बने होते तो वे अच्छे अध्यापक होते, शिक्षाविद होते, और पता नहीं कितना बड़ा वो उनके द्वारा हम लोग को ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अध्यापक दीनदयाल जी की स्मृति को संजोना चाहिए और कोई विद्यालय ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें पंडित दीनदयाल जी के जीवन के लिए श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि वो यदि संघ में नहीं आते तो शिक्षक होते। और इस भाव से फिर हमारी जो माता जी थी, उन्होंने ब्रह्मा और सनातन धर्म महामंडल को ये प्रस्ताव दिया कि पंडित दीनदयाल जी VSSD कॉलेज के पूर्व छात्र थे। हॉस्टल के SD कॉलेज के हॉस्टल नंबर के कमरा नंबर 10 में वो रहा करते थे, और पूर्व छात्र होने के कारण यदि इस कैंपस में दीनदयाल जी की स्मृति में कोई विद्यालय बनाया जाता है और महामंडल मुझे उसकी अनुमति देता है, ज़मीन मुझे उपलब्ध कराता है, तो मैं उसमें विद्यालय बनाने को तैयार हूँ। इस प्रकार से हमारी माता जी के मन में ये संकल्प आया और उन्होंने इस कार्य को आरंभ किया। विद्यालय की परिकल्पना के बाद जब उसका निर्माण आरंभ हुआ तो उस समय की स्थितियाँ बाबूजी हम लोग जानना चाहेंगे कि जब विद्यालय का निर्माण हुआ और जब हो रहा था, और उसके बाद जब विद्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ और उसका आरंभ हो गया, उसके बारे में अगर कुछ आपको संस्मरण कुछ हम लोग बताना चाहें तो हम चाहेंगे आपको बताइए। जैसा मैंने बताया, हमारी माता जी के मन में एक ही संकल्प था कि मैं पंडित दीनदयाल जी की स्मृति में एक आदर्श विद्यालय की स्थापना करूं। वो डायबिटीज़ के कारण अस्वस्थ रहा करती थी। 1970 के शुरू में उन्होंने परम पूजनीय श्री गुरु जी से निवेदन किया कि आप आकर हमारे विद्यालय के निर्माण के लिए और उसका शिलान्यास कर दीजिए। उस शिलान्यास में पूजनीय गुरु जी ने आने की स्वीकृति दी और भूमि पूजन के लिए वो आए। उस समय हमारी माता जी डायबिटीज़ की और उनकी एडवांस स्टेज में थी। उनके पाँव में सूजन आ जाती थी और स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता था, परंतु उन्होंने अपने परिवार के लोगों से कहा कि अब मेरा एक ही काम है कि 2 साल के अंदर अंदर मैं इस भवन का निर्माण पूर्ण करा दूं। और उनके मन में एक भाव था कि जहाँ से पंजाब से हम लोग आए थे, वहाँ हनुमानगढ़ी नाम की एक हनुमान जी का मंदिर था जो हमारे परिवार का बनाया हुआ था। तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी को हम लोग छोड़ के आए थे अपने पैतृक गांव में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हनुमान जी की मूर्ति इसमें जरूर स्थापित होना चाहिए, क्योंकि मेरा हनुमानगढ़ी का ऋण है, उसको मुझे चुकाना है। और तब उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के लिए लखनऊ में एक मूर्तिकार थे जो उड़ीसा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, स्कल्पचर डिपार्टमेंट के, उनका नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। उनको ये कहा कि मुझे हनुमान जी की मूर्ति चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई किस प्रकार की मूर्ति चाहिए? तो हमारी माता जी ने कहा कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि हनुमान जी जब लंका जाने के लिए और उद्यत हुए तो शिला पे जब वो कूदने के लिए खड़े हुए तो उनका वो भाव मुझे चाहिए कि हनुमान जी लंका के लिए छलांग लगाने ही वाले हैं जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं इसको बनाऊंगा। तो मूर्तिकार जो थे उन्होंने उसका डमी बनाना शुरू किया। लगभग 1 साल तक उसमें लगे रहे। ढलाई तो बाद में हुई, परंतु मूर्ति बनकर तैयार हुई और गुरु जी को उसमें इतनी रुचि थी कि यहाँ से जो भी उनके मिलने जुलने वाले थे उनको ले जाके दिखाती थी कि बताइए ये मूर्ति में क्या सुधार होना चाहिए। एक हमारी बड़ी बहन जी आर्टिस्ट थी, उनको ले जाती थी। उनके मास्टर साहब थे, वो शांति निकेतन के थे, खन्ना जी, उनको ले जाती थी कि मूर्ति में क्या सुधार होना चाहिए। एक तरह से हनुमान जी की मूर्ति में ही उनका एक तरह से आखिरी 2 वर्ष उधर ही ध्यान रहता था। और भवन निर्माण के लिए एक उनके बहुत पुराने जान पहचानी ओवरसियर थे, धर्मवीर जी, वो भी अस्वस्थ रहते थे, लखनऊ में रहने लगे थे।
उनको बूजी ने कहा कि धर्मवीर जी, आपको ये भवन के निर्माण का सुपरविजन करना है। उन्होंने कहा, बूजी मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, मैं ये कैसे कर पाऊँगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करती हूँ, एसडी कॉलेज के हॉस्टल में मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करती हूँ, परिवार सहित आ जाओ और ये मंदिर बनवाओ और ये जो निर्माण करना है। मज़े की बात ये थी कि भवन का नक्शा भी उन्होंने ही बनाया, अर्धचंद्राकार होना चाहिए और ऐसा स्थान पे हनुमान जी की स्थापना होनी चाहिए कि जो प्रवेश के द्वार से हनुमान जी के दर्शन होने चाहिए। तो इसलिए जो हमारा हॉल बना उसमें सामने कोई दीवार ही नहीं है, सामने खुला है और अभी भी अगर हम गेट पे खड़े होते हैं और यदि सामने कोई व्यवधान ना हो तो सीधे हनुमान जी के दर्शन होते हैं। तो वो अर्धचंद्राकार भवन को बनवाने में लगभग 2 वर्ष लगे। उतने समय में वो प्रतिदिन विद्यालय जाती थी और ओवरसियर जो हमारे धर्मवीर जी थे वो दोनों मिलके इसकी डिटेल्स में डिस्कस देखते थे और कोई आर्किटेक्ट नहीं था, कोई नहीं था, वो स्वयं ही उसको करवाती थी। यहाँ तक कि जब वो अंतिम काल आ गया, मैक्रॉबर्ट हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो हॉस्पिटल में उन्होंने बड़ी सुंदर घंटी बजाता हुआ कोई चाट वाला जा रहा था, तो मुझको बुला के कहा कि जाओ पता करो इसने घंटी कहाँ से लिया है। ऐसी ही घंटी हमको अपने मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। तो इतनी निष्ठा के साथ में उन्होंने उस विद्यालय को ही अपने परिवार में सबसे कह दिया था कि भाई हमसे उनकी अपनी आमदनी थी, तो हम किसी को 1 पैसा नहीं देंगे जब तक मेरा मंदिर नहीं बन जाता है। मैं किसी को कुछ भी गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं दूंगी, बच्चों को सबको कह दिया था और इसमें लग गई और भगवान की दया से उनका कार्य संपन्न हुआ। जब विद्यालय बन गया तो पूजनीय श्री गुरु जी उसके उद्घाटन के लिए आए और वो भी अवसर बड़ा हम लोग भाग्यवान थे कि उनके हाथों भवन का शिलान्यास भी हुआ और उन्हीं के द्वारा उसका लोकार्पण भी हुआ। आपके द्वारा बताए हुए ये जो वचन है, मुझे लगता है कि हम लोग हृदयंगम कर रहे हैं और ऐसा सौभाग्य शायद कभी हम लोग को नहीं मिलता। आज हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये इतिहास हम लोगों को आज मालूम पड़ रहा है, जिसमें से बहुत सारी बातें मुझे भी नहीं मालूम थी। हम में से बहुत सारे लोग भी ये बातें नहीं जानते थे। ये परम सौभाग्य का दिन है, आज हम लोग को ये सब बातें मालूम पड़ रही हैं दोस्तों। तो हम लोग वास्तव में बहुत ऋणी हैं आपके कि आप हमें ऐसा बता रहे हैं। और ये एक सवाल हमारा ये भी था कि बैरिस्टर साहब, और लोग सब जानना भी चाहते हैं, अपने मन में हमारी जिज्ञासा रहती है कि बैरिस्टर साहब और बूजी के साथ के कुछ संस्मरण अगर आप हमको बताएं तो बहुत अच्छा होगा। बैरिस्टर साहब के विषय में बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में उनके दोनों पांव अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। वो सामान्य जूता नहीं पहन सकते थे, कपड़े से लपेट के पाँव में रखना पड़ता था और सामान्य व्यक्ति की तरह से चलना फिरना उनके लिए संभव नहीं था। फैजाबाद में हनुमानगढ़ी के मंदिर में सीढ़ियाँ हैं बहुत ऊंची ऊंची, तो वो वहाँ से जाने के लिए कहते थे मुझे उठा के ले जाओ। तो उनके मामा जी थे, फकीर चंद जी उनका नाम था, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम अपने पैर से जाओगे। तो उनको उस समय इतना आत्मविश्वास नहीं था कि हम ये 18-18 इंच की 15-15 इंच की सीढ़ियाँ चढ़ सकेंगे। तो उस समय दिन में धूप थी और उन्होंने कहा कि चाहे जैसे भी हो तुम्हें खुद ही जाना है, हम गोदी में उठा के नहीं ले जाएंगे। कुछ हनुमान जी की कृपा कहिए, ईश्वर की कृपा कहिए कि उनको समझ में आया कि अभी हमको जाने का और कोई उठा के ले जाएंगे नहीं, तो उसके ऊपर चलना शुरू किया। सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात में उनका आत्मविश्वास पैदा हो गया कि मैं चल सकता हूँ, और उसके बाद से उन्होंने बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर दिया। धीमे धीमे उनके पैर ठीक हुए और ये उनके जीवन का ऐसा प्रसंग है कि हम लोगों को विश्वास करना पड़ता है कि प्रभु की दया होती है किसी पे तो कैसी होती है। एक प्रसंग अपनी माता जी का भी सुना दूं। श्रीनगर से
थोड़ी दूर पे कबायली रह गए। रोज़ खबरें आती थी कि बिजली का जो पावर हाउस था उसको जला दिया, जेलम के ऊपर पुल थे, संगम पुल एक कहलाता था, उसको भी नष्ट कर दिया। हवाई अड्डे के चारों तरफ गड्ढे खोद दिए कि ताकि उस हवाई अड्डे का उपयोग न किया जा सके। अक्टूबर 18 के बाद में ये प्रतिदिन समाचार आते रहते थे। हमारी नानी जी और हमारी माता जी, हम सब 4 भाई बहन, ये श्रीनगर में जहाँ रहते थे वहाँ पे आसपास कोई आबादी नहीं थी, तो हम लोग अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? तो हमारी माता जी ने कहा कि हमको, हमारी नानी जी को, उनको सबको शस्त्र चलाना सीखना है। तो 2 नली बंदूकें मंगाई, उनका अभ्यास करती थी, और नानी जी को भी एक छोटी सी पिस्तौल ला के दी कि आप इससे अपना डिफेंस करेंगे, और हम लोग यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि महाराजा यहाँ पे है। तो इतना उनके अंदर आत्मविश्वास, और मृत्यु का तो भय था ही नहीं। इन्हें वहाँ से हम लोग को समझ में आया कि उनके अंदर कितना, हृदय में कितनी हिम्मत थी कि सामान्य महिला होती तो डरती, परंतु वो बिल्कुल अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए उस समय तैयार थी। और जितने हमारे साथ में 1-2 हमारे प्राध्यापक भी थे, उनको भी बंदूक चलाना सिखवाया, उनकी टारगेट प्रैक्टिस करवाने की शुरू किया। तो पूरा वहाँ पे सैनिक प्रशिक्षण करवाया परिवार का। क्या बात, क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बाबू जी, बैरिस्टर साहब के साथ आप भी इस विद्यालय से प्रारंभ से ही जुड़े हुए हैं, और विद्यालय के प्रारंभ से ही बहुत सारे महानुभाव इस विद्यालय से जुड़े, और इस पूरी टीम ने इस विद्यालय को चलाया। मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि इस पूरी टीम में जो नहीं, यानी कि जो टीम विद्यालय के प्रारंभ से जुड़ी और अब तक है, इसके बारे में अगर कुछ संक्षेप में कुछ लोगों के बारे में आप हमें बताएं जो उस समय बिल्कुल प्रारंभ में विद्यालय से जुड़े, जैसे अपने प्रधानाचार्य चंद्रपाल जी, फिर उसके बाद शंकर जी, और भी बहुत सारे लोग, तो उनके बारे में अगर कुछ आप थोड़ा सा हम लोगों को संक्षेप में बताना चाहें। मैं बहुत समय आपका नहीं लूँगा इसमें। बूजी का आग्रह था, बूजी का आग्रह था कि ये विद्यालय एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी की स्मृति के अनुरूप इसका विकास हो। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई वरिष्ठ प्रचारक इसकी प्रबंध समिति में रहेंगे। उनमें माननीय बापूराव मोघे, माननीय गौरव देवरस, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी, लक्ष्मण श्रीकांत भिड़े जी, इस प्रकार के केंद्रीय अधिकारी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, उनको सबको उन्होंने आग्रह किया जो उत्तर प्रदेश में थे कि आप हमारी प्रबंध समिति में रहेंगे, और उनसे कहा कि आप ही हमको अब एक अच्छा प्रिंसिपल ला के दीजिए। तो रिज्जू भैया जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बड़े वरिष्ठ प्रधान अध्यापक थे, उनके संपर्क में ठाकुर चंद्रपाल सिंह जी, वो यूपी बोर्ड के जो अंग्रेजी की एडवाइजरी कमेटी थी उसके सदस्य भी थे। वो सरकारी स्कूल से रिटायर हुए थे। उस समय 58 साल की आयु में रिटायरमेंट हो जाता था। तो उनको रज्जू भैया ने कहा कि चंद्रपाल सिंह जी को आप पहला प्रधानाचार्य बनाइए, और क्योंकि अभी ये हिंदी मीडियम में विद्यालय शुरू हो रहा है तो हमें इंग्लिश का अच्छा प्रोफेसर चाहिए कि जिसमें अंग्रेजी की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित न हो। तो इसलिए रज्जू भैया ने कुंवर चंद्रपाल सिंह जी को ये काम सौंपा, और चंद्रपाल सिंह जी हमारे पहले प्रधानाचार्य हुए। उनके साथ में 2 अध्यापक थे, एक शांतनु रघुनाथ जी शेंडे जी और माननीय ओम शंकर जी। ये 3 अध्यापक शुरू के अध्यापक थे बिल्कुल।
हमारी प्रबंध समिति में डॉक्टर जगमोहन गर्ग भी थे, जो बाद में यहाँ IIT में फिर MIT में भी प्रोफेसर रहे, और वो भारत में आके उन्होंने अपना उद्योग स्थापित किया था। तो प्रबंध समिति में क्या, और शिक्षकों के नाते भी अत्यंत विलक्षण प्रतिभा के लोग विद्यालय में गुरुजी ने आग्रह करके जोड़े, और इसलिए उन्होंने कहा कि वो कहती थी मुझे फलाना व्यक्ति चाहिए, और जिसको उनको समझ में आता था उसको बुलवाती थी, और फिर अधिकारियों से संग के कहती थी कि भाई इनको आप करो, यहाँ पे हमारे यहाँ काम करो। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 जनों की टीम शुरू में अध्यापकों की, चंद्रपाल सिंह जी, शेंडे जी और ओम शंकर जी, इन तीनों से विद्यालय आरंभ किया। उस समय दीपक राजे जी भी और आ गए थे, वो उस समय शिशु मंदिर में आचार्य थे। तो उन्होंने 1 वर्ष विद्यालय की कक्षाएं शिशु मंदिर में चली जी। तिलक नगर में एक शिशु मंदिर था, उसमें दीपक जी प्राचार्य अध्यापक थे, और वहाँ पे जब विद्यालय का भवन बन रहा था तो कक्षा 6 की कक्षा 1 साल वहाँ चली। जी जी जी, हम लोग पता है। बाबू जी, हम विद्यालय के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर एक कालखंड के बारे में हम बात ना करें तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। वह बड़ा एक काला एक चैप्टर भी है, ब्लैक चैप्टर भी अपने इतिहास में मैं कह सकता हूँ, और वह पीरियड है इमरजेंसी का पीरियड या इमरजेंसी का कालखंड। उसके बारे में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि जब इमरजेंसी लगी तो क्या परिस्थितियाँ थीं। उन परिस्थितियों के बारे में तो हम लोग बहुत चर्चा करते रहते हैं। उसका प्रभाव विद्यालय में कैसे पड़ा, और उसके प्रभाव को, उस इमरजेंसी के प्रभाव को भी कैसे हम लोगों ने झेला और किस तरह से हम उससे निकले, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे। हम सभी जानते हैं कि 1975 में संभवतः 25 जून को देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करने के पश्चात बहुत सारे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के लोगों को गिरफ्तार करवा दिया था। हमारे पिताजी बैरिस्टर साहब भी उस समय श्रीनगर में थे। कानपुर आने पे उनको भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और वो गिरफ्तार हो गए। इन्हें जून 1975 तक प्रबंध समिति के हमारे अधिकांश सदस्य और कारागार में पहुंच गए। प्रधानाचार्य जी उस समय चंद्रपाल जी थे। उस समय डीएम ने अपने हाथ में विद्यालय का प्रबंध ले लिया, परंतु उस समय बख्शी साहब जो कानपुर के डीएम थे, वो जानते थे कि जिन लोगों को हमने कारावास दिया है वो सब कानपुर के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और इसलिए उनका व्यवहार बहुत सदाशयतापूर्ण था। तो VSST कॉलेज का प्रबंधन उन्होंने अपने पास रखा, और विद्यालय में भी एक प्रधानाचार्य जी को लाके उन्होंने कोई गवर्नमेंट कॉलेज के सौंप दिया था। जी जी। और वो काल ऐसा था, लगभग 1.5 वर्ष का काल। 77 मार्च में आके इमरजेंसी हटी, तो जून 75 से 77 तक का जो काल था उसमें विद्यालय पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण में था। परंतु जो डीएम और अधिकारी थे वो किसी प्रकार का भी उन्होंने उत्पीड़न नहीं किया। जी। SD कॉलेज में तो जितने लोग संघ से संबंधित थे उनको सबको कारावास में जाना पड़ा। डॉक्टर ज्ञानचंद जी अग्रवाल, शिवशरण जी शर्मा, जी। प्रकाश जी अवस्थी, जगन्नाथ गुप्त, ये सब SD कॉलेज के कैंपस में रहने वाले लोग, ये सब कारागार में पहुंच गए। परंतु हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य जी और किसी को भी उन्होंने हाथ नहीं लगाया। तो एक तरह से इस मामले में दीनदयाल विद्यालय भाग्यशाली था कि हमारे आचार्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं। बहुत सुंदर। विद्यालय की स्थापना से लेके आज के वर्तमान समय तक एक बहुत बड़ी लंबी यात्रा हमने की है।
इतने सारे वर्षों की यात्रा, इन सारे वर्षों में विद्यालय को बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, और इन सब चुनौतियों का सामना करते करते आज एक वर्तमान स्वरूप में विद्यालय हमारे सामने उपस्थित है। तो इस पूरे कालखंड, यानी कि विद्यालय की स्थापना से लेके आज तक का जो समय है, इस पूरी यात्रा में बहुत सारे संस्मरण हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरा ये जो प्रश्न है ये मुख्य रूप से ये है आपसे कि इस पूरे कालखंड को देखते हुए आप हम छात्रों को एक क्या संदेश देना चाहेंगे, जो ये पूरी यात्रा आपने देखी? मैं लगभग 50 वर्ष तक दीनदयाल विद्यालय को स्थापना होने से लेके आज तक देख रहा हूँ। मैंने एक विशेष बात ये पाई है कि छात्रों के व्यक्तिगत जीवन में उनके अभिभावक के नाते जब कोई भी शिक्षक ध्यान देने लगता है तो वो छात्र उसके प्रति श्रद्धा से भर जाता है। जी। जब तक अपने गुरु के प्रति, शिक्षक के प्रति छात्र के मन में श्रद्धा नहीं होती, तब तक उसका मानव के नाते विकास नहीं हो सकता। वो विषय पढ़ सकता है, पढ़ के चला जाएगा, परंतु उस अध्यापक को याद नहीं करेगा। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली थे कि हमें ओम शंकर जी, चंद्रपाल जी, शेंडे जी जैसे प्रधानाचार्य मिले, जिन्होंने शिक्षकों को, छात्रों को पूरा जैसे पालक का व्यवहार होता है, लोकल गार्जियन, उस प्रकार से उनका ध्यान दिया। दीपक राजे जी भी कोई छात्र अस्वस्थ होता था तो उसकी पूरी चिंता करते थे। छात्र को पढ़ने में कोई कमी हो उसका भी ध्यान रखते थे। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे पिताजी बैरिस्टर साहब, उनका भी छात्रों से व्यक्तिगत संपर्क रहता था। अच्छे छात्रों की वो कॉपी कहते थे दिखाओ, हमने उनको नोट कराते थे तुम्हें क्या क्या करना है। तो पोजीशन होल्डर छात्रों को वो नाम से जानते थे और जाते थे तो उन छात्रों से जरूर मिलते थे। और ये तो हमारी माता जी ने भी किया कि छात्रावास में कभी न कभी जाकर भोजन करना, ताकि पता लगे कि छात्रावास में जो बच्चे खाते हैं इनको कैसा भोजन मिल रहा है। और बैरिस्टर साहब भी उनके साथ भोजन करते थे और घर के लोगों से ज़्यादा उनकी चिंता करते थे। इस प्रकार का एक वातावरण सामान्य विद्यालयों में नहीं होता, किसी किसी विद्यालय में ही होता है। और इसलिए वहाँ पे जो लोग निर्मित हुए वो आज तक अपने परिवार को लेकर विद्यालय को दिखाने आते हैं, जैसे कोई तीर्थ यात्रा करने आता है कि मैं चलो अपने विद्यालय आपको दिखाता हूँ। विदेश का विद्यार्थी आता है, अपने रिश्तेदारों को लेके आता है, जिसका विवाह हो गया अपनी पत्नी को लेके आता है, चलो मेरा विद्यालय देखो। तो इस प्रकार का स्नेहमय वातावरण निर्माण करने में हमारे शिक्षक और हमारे बैरिस्टर साहब सफल हुए। इस कारण जब पहला रजत जयंती का कार्यक्रम हुआ वो बड़ा अभूतपूर्व था। उस रजत जयंती के कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने यत्न करके पंडित दीनदयाल जी की मूर्ति स्थापित की। तो विद्यार्थी छात्र हरियाणा के थे, उन्होंने सारा खर्चा खुद उठाया, दीनदयाल जी की मूर्ति को वहाँ स्थापित करवाया। और ऐसे ही बाकी छात्रों ने अपना धन संग्रह करके और कुछ विद्यालय ने अपने साधन एकत्रित करके माधव सभागार के जो फील्ड के ऊपर जो बना स्टेज, इसका बनवाया गया। और इसका उद्घाटन करने के लिए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निमंत्रण दिया गया। उनका पत्थर आज भी वहाँ लगा हुआ है। तो रजत जयंती तक आते आते विद्यालय अपने चरम पे पहुँच गया। और ये मैं समझता हूँ कि विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ काल था जब उसकी रजत जयंती का कार्यक्रम हुआ। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें नीतीश भारद्वाज, जो मुंबई के अच्छे प्रसिद्ध टेलीविज़न कृष्णा सीरियल के थे, कृष्ण का रोल करते थे, उन्होंने उसका डायरेक्शन किया था जो वहाँ पे कार्यक्रम हुआ था। और चंद्रगुप्त नाटक जो लिखा गया था उसका लेखन हमारे आचार्य ओम शंकर जी ने किया। तो उसके संवाद, पटकथा वगैरह ओम शंकर जी ने तैयार की थी। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो कवि सम्मेलन होते थे वो भी बड़े यादगार होते थे। बिल्कुल मुझे याद। तो वो काल ऐसा था कि विद्यालय का वो
थी रजत जयंती परंतु स्वर्णिम काल। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा समय इतना ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहूँगा, आपका बहुत समय हो गया है। हम एक मेरा सवाल था वर्तमान समय को लेके। जब अपना विद्यालय प्रारंभ हुआ तो हिंदी मीडियम का अपना विद्यालय था, हिंदी मीडियम से हमने इस विद्यालय प्रारंभ किया और इस समय स्थितियाँ अलग हैं, तो इसमें इंग्लिश मीडियम भी है, हिंदी भी हम लोग पढ़ाते हैं। एक नई शिक्षा नीति भी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। उसमें भी ऐसा कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं को भी हमें काफ़ी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके आपके क्या विचार हैं भाऊ जी? मैं जानना चाहता हूँ मीडियम को लेके, भाषाओं को लेके, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँ। शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, जिसने उत्तर प्रदेश में शिशु मंदिरों की श्रृंखला स्थापित की 50 के दशक से लेके और आगे तक, उसने प्रारंभ से आग्रह किया था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही हो जी। और इसलिए एक भी शिशु मंदिर इंग्लिश मीडियम का नहीं था जी। उस समय माध्यमिक विद्यालय बनाने की अनुमति ही नहीं थी प्राइवेट में। जी। तो जितने विद्यालय थे वो शिशु मंदिर तक ही बन के रह गए। दीनदयाल विद्यालय को जब 6ठी से लेकर 12वीं तक चलाने का प्रस्ताव आया तो उसके लिए हमें विशेष अनुमति लेनी पड़ी। उसमें आदरणीय हरिशंकर जी शर्मा अपने विद्यालय के सामने बाद में रहने लगे थे, वो DIOS के ऊपर के अधिकारी थे। जी। तो शर्मा जी ने कहा, बैरिस्टर साहब मैं आपको स्पेशल विद्यालय की मान्यता दिलाऊंगा जैसा इलाहाबाद में स्काउट्स स्कूल को मिली। जी। और इसलिए हमारे विद्यालय को विशेष यत्न करके मान्यता दिलाई गई कि सेल्फ फाइनेंस में सरकार कोई आपको योगदान नहीं देगी, आप अपने साधनों से विद्यालय को चलाएं। तो विशेष मान्यता होने के कारण उस समय सरकार ने कहा कि अच्छा आप अधिकतम 50 रुपये फीस ले सकते हैं। उसमें 50 रुपये फीस भी बहुत मानी जाती है। अब विद्यालय तो चल गया। हमारे आचार्यों का वेतन शिशु मंदिरों के आचार्यों से कुछ अधिक था, परंतु धीमे धीमे ये चीज़ सामने आई कि शिक्षकों को जो हम वेतन देते हैं उससे उनका योगक्षेम ठीक प्रकार से वहन नहीं हो सकता। माध्यमिक सेल्फ फाइनेंस के जो विद्यालय हैं उनकी एक सीमा है। सीमा ये है कि जैसे मार्केट इकोनॉमी होती है, डिमांड और सप्लाई जी, इससे वो प्रभावित होती है। तो धीमे धीमे ये देखने में आया कि हमारे अपने अध्यापक अपने बच्चों को दूसरे विद्यालयों में पढ़ाने लगे। जी जी। बहुत सारे अध्यापक अपने बच्चों को ही दीनदयाल विद्यालय में नहीं पढ़ाते थे। कुछ लोग पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते थे, कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते थे। जी। और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी जब होती है तो हर आदमी सोचने लगा, इसको कहते हैं अर्थकरीच विद्या, जी, कि हम ऐसी विद्या पढ़ाएं बच्चे को कि जिसको कल 4 पैसे तो वो अपना कमा सके। तो ये जब लोगों के मन में आया कि भाई हमारा बच्चा अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाएगा, उसको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, तो लोगों की सोच ये हो गई कि भाई हमको तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को पढ़ाना है। जी। तो धीमे धीमे ये स्थिति आ गई कि हमारे यहाँ हिंदी मीडियम था तो हमारा अध्यापक अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़वाता था और पब्लिक स्कूल में पढ़वाता था, इसलिए कि कल को वो जब इंजीनियर बनेगा, और इंजीनियर में सिलेक्शन हमारे यहाँ के बच्चों का भी होता था, तो अंग्रेज़ी भाषा पे अधिकार होने के कारण वो ज़्यादा सफल होगा, उसको प्लेसमेंट ज़्यादा मिलेगा। और इसलिए धीमे धीमे अभिभावकों का ये ट्रेंड हो गया कि हमको इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाना चाहिए। ये बात हमारे बेटे यति के ध्यान में है। जी जी, मुझे अच्छी तरह याद। तो यति ने इसको लेके आचार्य जी से बहुत बहस भी की। मुझे याद कि आचार्य जी आप कहते हो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाना है, परंतु आपने अध्यापकों के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। जी।
और आज इंग्लिश मीडियम में अभिभावक इसलिए बच्चे को ले जाता है कि ये पास होने के बाद में इसको नौकरी कहाँ मिलेगी। बिल्कुल। और इसलिए यदि एम्प्लॉयबिलिटी का ध्यान रखना है और बच्चे के कैरियर का ध्यान रखना है तो इसको इंग्लिश भी पढ़ाना चाहिए। तो एक तरह से कहा जाए तो ऐसी सामाजिक परिस्थिति होने के कारण और अभिभावकों के दबाव के कारण जी यति ने आग्रह किया कि हमको इंग्लिश मीडियम बनाना चाहिए। और धीमे धीमे, हालांकि इसको विद्या भारती के लोग आज भी उचित नहीं समझते हैं, परंतु विद्या भारती भी अब इंग्लिश मीडियम में विद्यालय चला रही है। दक्षिण के प्रांतों में इंग्लिश मीडियम में चला रहे हैं, बंगाल में इंग्लिश मीडियम में चला रहे हैं। कारण क्या है कि हम माने या ना माने, परंतु आज भी यदि विद्याध्ययन के बाद में कि कैरियर की सोचें तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चे ज़्यादा सफल होते लोगों को दिख रहे हैं। जी जी। परंतु वास्तविकता जो भी हो, आदर्श स्थिति तो यही है कि जितनी अच्छा शिक्षण बच्चों का उसकी मातृभाषा में हो सकता है उतना दूसरी भाषाओं में नहीं हो सकेगा। और इसीलिए नई शिक्षा नीति में अब तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी 5 ऐसे बनेंगे जो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था किया है कि सारी पुस्तकें उस रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। प्राथमिक के विद्यालयों में वो मातृभाषा में पढ़ाने की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके लिए पुस्तकें तैयार कर रहे हैं। और जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा है वो मातृभाषा में बच्चे बच्चे को उपलब्ध होने वाली है। इसलिए सरकार के ये जो निर्णय हैं, इसके बाद मुझे आशा है कि 5-10 साल में ये वातावरण पूरा बदल जाएगा जी। और लोग क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति अपने आप बच्चों को भेजना शुरू करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, परंतु ये सामाजिक बदल आते आते यदि 10 साल भी लग गए बिल्कुल लग सकता तो देश के जीवन में 10 साल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। इसलिए हम लोग जिस रास्ते पे हैं वो सचमुच सही रास्ता है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी, मैं आपको बताऊं, मैं भी जब यतीन्द्र जी से हमारे बड़े निकट के संबंध रहे हैं और हमारी एक बार बात भी उनसे हो रही थी तो उन्होंने यही मुझसे कहा था कि इंग्लिश मीडियम इस समय की मांग ज़रूर है, लेकिन माध्यम इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है संस्कार। तो संस्कार जो हमारे विद्यालय में मिल रहे हैं वो तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन अगर समय की मांग इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश क्यों नहीं होना चाहिए। और ये उनका बिल्कुल सही विचार था उस समय। अब हम लोग इस चर्चा को बिल्कुल अंतिम समय में ला रहे हैं और मेरा केवल आपसे एक जो आखिरी प्रश्न है वो आपके संदेश के रूप में है, जो हमारे छात्रों को, चाहे वो पूर्व छात्र हों चाहे वर्तमान छात्र हों, सबके लिए वो संदेश होगा कि अपने वर्तमान स्थिति जो अपने देश की है कई चुनौतियों से भरी हुई है। कई चुनौतियों पे हम लोगों ने विजय भी पाई है, लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियाँ जस की तस बनी हुई हैं। तो इन सब को देखते हुए अपने भारत के अंदर जो चुनौतियां हैं और जो विश्व की भी चुनौतियां अपने साथ जुड़ी हुई हैं, उन सब को देखते हुए आप हम सब विद्यार्थियों के लिए एक क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? बस ये मेरा अंतिम सवाल है और इसके बाद ये हम लोग इस चर्चा को समाप्त करेंगे। मैं अपने पूर्व छात्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जैसी शिक्षा उन्होंने पाई है ऐसी शिक्षा सामान्य जन को भी उपलब्ध हो। इसके लिए वो अपने संसाधनों का उपयोग करें। जो जिस लायक है अपने साधनों को जुटाकर, जहाँ समय दे सकता है वहाँ समय देकर, जहाँ धन दे सकता है वहाँ धन देकर, और ऐसे पुनीत कार्य में, शिक्षा के उन्नयन में कुछ न कुछ समय अवश्य निकालें। यही उनकी गुरुदक्षिणा होगी। कल मैं एक सीरियल देख रहा था, उसमें मीरा ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी आपने मुझे दीक्षा दी है, कंठी माला दी है, एक तारा दिया है, मुझे गुरुदक्षिणा बताइए क्या देनी है। तो वेदास उनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि मीरा तुम्हें जब जो भाव मन में आवे उसको पद्य रूप में लिखो और उसको भजन में प्रतिबद्ध करके उसको गा के जनता तक पहुँचाओ। जो मैंने तुम्हें दिया है और जो तुम्हारे मन में भक्ति के भाव आते हैं इनको तुम लिपिबद्ध करो और उसके भजन बनाकर लोगों को सुनाओ, यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है।
हम अपने छात्रों से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने पाया है उसको सवाया करके देश को लौटा लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।